Hello friends, welcome to the class. Kindly confirm that audio video is okay. कर दीजिए confirm that audio video is accessible to you. So आज हम लोग मॉड्यूल बी यूनिट 7 का सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज का पार्ट 2 हम लोग करने जा रहे हैं, राइट? और हमारी सीरीज है कंसेप्ट बी एंड क्वेश्चंस बी। सो जिसमें हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे और फिर उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट? सो चलिए लेट स्टार्ट द क्लास। So we have already studied about the strategies, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज, और हम लोगों ने जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उसके बारे में हम लोगों ने एक इंट्रो लास्ट क्लास में किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने इक्विटी शेयर्स भी हमने पढ़ा था, राइट? सो आज हम उसको वहां से इक्विटी शेयर्स के बाद वाले पोर्शन से उसको कंटिन्यू करेंगे। सो देखिए, व्हाई इक्विटी कैपिटल एंड नॉट लॉन्ग टर्म लोन्स, कि हम लोग इक्विटी कैपिटल से फंड रेज क्यों करते हैं, टर्म लोन से क्यों नहीं करते, राइट? सो उसका जो रीजन है वो हम लोगों को जानना है। एक्सेप्ट ओनर्स और प्रमोटर्स, नो वन वुड बी एबल टू टेक द इनहेरेंट रिस्क। सो ओनर्स और प्रमोटर्स के अलावा कोई भी बिजनेस का जो इनहेरेंट रिस्क है उसको लेना पसंद नहीं करता, राइट? क्योंकि और ना ही उसमें और किसी में कोई भी इतने कैपेबल होते हैं कि वो जो हमारा बिजनेस जो रिस्क है उसको वो टेक कर सकें, राइट? सो दैट इज वाई हम लोग इक्विटी कैपिटल को प्रेफर करते हैं कि वहां पर जो ओनर्स हैं वो रिस्क कैपिटल कंपनी को देते हैं, सो दैट कि जो बिजनेस है वो इन्वेस्ट कर सके बिजनेस में, और फिर वहां से जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है। सो वो जो रिस्क होगा उस रिस्क को बेयर करने की जो कैपेसिटी होती है वो सिर्फ ओनर्स की होती है। होने को तो औरों की भी हो सकती है, लाइक बैंक की भी हो सकती है, बट दे आर, अगर वो ऐसे करने लगे, हर रिस्क प्रोजेक्ट में पैसा लगाने लगे, तो फिर बैंक्स ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएंगे, राइट? सो दैट इज व्हाई ओनली द ओनर्स और प्रोमोटर्स would able to make the inherent risk. सेकेंड पॉइंट देखिए, lenders can never assume the risk because they are interested in the immediate and guaranteed return or reward. So जो lenders हैं, owners के अलावा, जो दूसरे जो लोग हैं जो हमें पैसा देते हैं, वो लोग इसलिए रिस्क नहीं लेते क्योंकि वो किस में इंटरेस्टेड होते हैं, वो इंटरेस्टेड होते हैं इमीडिएट पेमेंट और गारंटीड रिटर्न्स में, कि हम लोगों को कुछ गारंटीड रिटर्न्स मिल जाए, लाइक 8%, 10%, कि इतना हमें एक फिक्स अमाउंट हमें मिलते ही रहे, राइट? और वो भी इमीडिएटली, मतलब राइट आफ्टर दी इन्वेस्टमेंट, कि जैसे ही हमने आज के रेट में हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की, सो फिर उसके बहुत जल्दी उससे हमें रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाए, तो जो भी डिविडेंड या जो भी इंटरेस्ट मिलना है वो हमें जल्दी मिलना शुरू हो जाए। सो ये एक्सपेक्टेशन रहती है जनरली किसकी, लेंडर्स की, अदर देन ओनर्स। Hence, equity is a natural choice and the first option to raise fund. So that is why जो business है उनका फिर natural choice क्या बन जाता है, इक्विटी बन जाता है, राइट? क्यों बन जाता है इक्विटी? कि एक तो ओनर्स के अलावा और कोई भी रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं होता, राइट? एक बात। दूसरी बात क्या है कि उन लोगों को क्या चाहिए, इमीडिएट और गारंटीड पेमेंट चाहिए, कि पेमेंट जल्दी भी चाहिए और गारंटीड भी चाहिए, कि एटलीस्ट इतना तो हमें मिले, राइट? सो दीज आर द रीजंस जिनके वजह से हम लोग बाकी के सोर्सेस को नहीं, बाकी के सोर्सेस से नहीं हम फंड रेज करते, इक्विटी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, राइट? ड्यू टू दीज रीजंस। क्लियर? क्लियर है ये पॉइंट्स? देखिए, एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी।
फर्स्ट पॉइंट नाउ, अभी हमने पढ़ा कि क्यों जो बिजनेस है वो इक्विटी को प्रेफर करता है ओवर दी लॉन्ग टर्म लोन्स लाइक बैंक लोन्स. So now there are some advantages of equity. Number one, equity holders are not required to be paid compulsorily any reward or interest or compensation. So जो equity holders होते हैं उनको जरूरी नहीं होता कि पेमेंट करनी ही करनी है, कि उनको कोई रिवॉर्ड या उनको कोई इंटरेस्ट या कोई कॉम्पनसेशन कंपल्सरीली पे करना जरूरी नहीं होता. Right, as in case of debenture, so debenture may it is compulsory, even it is a legal obligation of the company to pay the interest on bank loan and debentures, but no such legal requirement under equity shares. So अगर हम लोग इक्विटी से फंड रेज करते हैं तो जो इक्विटी होल्डर्स हैं उनको कंपल्सरीली पेमेंट करना जरूरी नहीं होता. अगर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है तो उसको पेमेंट करेंगे, नहीं हुआ है तो नहीं करेंगे. राइट. सेकेंड पॉइंट, देयर इज नो रीपेमेंट इन्वॉल्व. कि जैसे हमारा प्रेफरेंस के केस में और हमारा डिबेंचर्स के केस में और हमारा टर्म लोन के केस में, इन तीनों में ही हमें क्या करना होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसको रीपे करना होता है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. राइट. लेकिन इक्विटी में ऐसा नहीं होता है. इक्विटी में आपको कोई भी रीपेमेंट एज सच नहीं करनी होती है. राइट. हाँ, कंपनी कभी जब बंद होगी और फिर सबकी पेमेंट्स करने के बाद, सबका प्रिंसिपल अमाउंट देने के बाद, सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के बाद अगर कुछ सरप्लस बचता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. राइट. सो देयर इज नो बाउंडेशन कि आपको जितना पैसा उन्होंने आपसे लिया है वो आपको पे करना ही करना है. राइट. सो दैट इज व्हाई वी से देयर इज नो रीपेमेंट इन्वॉल्व. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, it provides the risk capital which otherwise is difficult to source. So ये वो रिस्क कैपिटल देता है बिजनेस को जिसको अदरवाइज सोर्स करना डिफिकल्ट है. मतलब सिर्फ हम कहते हैं कि जो ओनर्स है वही बिजनेस को रिस्क कैपिटल देने के लिए रेडी होते हैं. क्लियर. सो इट प्रोवाइड्स द रिस्क कैपिटल विच अदरवाइज इज डिफिकल्ट टू सोर्स. कि और किसी भी सोर्स से हमें रिस्क कैपिटल को रेज करना डिफिकल्ट होता है एज इन केस ऑफ इक्विटी. सो इक्विटी से हमें क्या मिल जाता है, रिस्क कैपिटल मिल जाती है. मतलब वो पैसा मिल जाता है जिसमें कि रिस्क है कि वो पैसा डूब भी सकता है. सो ये रिस्क है. सो ये रिस्क सिर्फ जो इक्विटी होल्डर्स है वही लोग बेयर करते हैं. फोर्थ पॉइंट, इट गिव्स टू द होल्डर अ सेंस ऑफ ओनरशिप. और इससे बेनिफिट, अब अगर वो रिस्क कैपिटल दे रहे हैं बिजनेस को, इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, उनको रीपेमेंट भी नहीं होगी, तो फिर उनको कुछ ना कुछ तो रिटर्न में चाहिए ना. सो क्या होता है, जो हमारे इक्विटी होल्डर्स होते हैं उनको एक सेंस ऑफ ओनरशिप होता है. क्यों होता है सेंस ऑफ ओनरशिप? क्योंकि उनको क्या मिलता है, उनको वोटिंग राइट मिलता है. कंपनी में कोई भी मीटिंग का कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता है बिना इनके वोट के. राइट. सो इससे उनको क्या होता है, इससे उनको फीलिंग आती है कि ठीक है, नाउ वी ऑल्सो द ओनर ऑफ दिस कंपनी. राइट. So that is why they are ready to risk their amount. Clear? So एक बार ये पॉइंट्स देख लीजिए, अगर डाउट है तो पूछ लीजिए. देखिए हमारी फ्री डेली लाइव क्लासेस चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पे फॉर जेआईबी, सीआईबी एंड प्रमोशन एग्जाम्स. सो आप हमारे चैनल पे जाके आप इन सारी क्लासेस का बेनिफिट ले सकते हैं. सो डेली बेसिस पे हमारी क्लासेस चल रही है मॉर्निंग और इवनिंग में. उनमें हमारी ये एक सीरीज चल रही है कंसेप्ट भी एंड क्वेश्चंस भी, जिसके अंडर हमारी ये क्लास चल रही है अभी. उसके अलावा लॉन्ग एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन क्लासेस हो रही है और केस स्टडीज एंड क्वेश्चन क्लासेस हो रही है. सो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप ये सारी जो सीरीज चल रही है इनका बेनिफिट ले सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट.
चलिए, सो नाउ अभी हमने देखा कि इक्विटी के क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों हम इक्विटी को प्रेफर करते हैं. नाउ देर आर सम ड्रॉबैक्स और यू कैन सी लिमिटेशंस ऑफ द इक्विटी. सो व्हाट आर दोज लिमिटेशंस? सो देखिए, फर्स्ट पॉइंट, equity shareholders expect a higher return than that required by other investors in view of the higher risk taken by them. Right? So जो equity holders हैं वो क्या करते हैं, वो higher return expect करते हैं than that required by other investors in view of the higher risk taken by them. सो क्या मतलब हुआ इस पॉइंट का? इस पॉइंट का मतलब हुआ कि जो इक्विटी होल्डर्स हैं वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हाई रिटर्न्स. राइट. हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि वो हाई रिस्क ले रहे हैं. राइट. सो हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है, जो इक्विटी होल्डर्स हैं वो उनसे हमें बहुत बेनिफिट होता है, तो ठीक है, हमें उनसे बेनिफिट होता है, वो हमें रिस्क कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर वो रिस्क, उस रिस्क को कैरी करने के लिए, उस रिस्क को बेयर करने के लिए वो हमसे हाई रिटर्न्स भी चार्ज करते हैं एज कंपेयर टू अदर इन्वेस्टर्स. जस्ट फॉर एग्जांपल, हमारे जो डेट्स है वो जनरली 8 to 10% की कैटेगरी में सेटल हो जाते हैं. मतलब 8 to 10% के रेट पे वो हमें जो पैसा है वो उधार देने के लिए रेडी हो जाते हैं. बट इफ वी कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ इक्विटी रिटर्न, सो वो जनरली हमारा 14 to 16% के ब्रैकेट में रहता है. सो ऑब्वियसली इट इज मच हायर देन द डेट इंटरेस्ट रेट. सो दैट इज व्हाई वी से कि जो इक्विटी होल्डर्स हैं वो हायर रिटर्न्स तो एक्सपेक्ट, वो हायर रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि वो हायर रिस्क लेते हैं. Clear? So as compared to other investors, they charge higher return from the company, right? Second point देखिए, the cost of raising funds through equity is generally higher compared to the cost of raising other securities. So अगर आपको अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं, राइट, और या फिर आपको एक बैंक लोन लेना है, या फिर आपको डिवेंचर्स इशू करने हैं, सो इनका अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारा जो खर्चा आएगा ना, जो कॉस्ट आएगी, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, वो हमारी इक्विटी की ज्यादा आएगी. उसका रीजन क्या है? एक तो इसमें हमें एडवर्टीजमेंट करना होता है, दूसरा इसमें हमें प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, राइट, और उसके अलावा भी जो बहुत सारी हमें सेबी के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको हमें फुलफिल करना होता है, राइट. सो ये सब रीजंस की वजह से इक्विटी शेयर्स को इशू करने में जो खर्चा है वो ज्यादा आता है एज कंपेयर टू इशूइंग ऑफ डिबेंचर्स और टेकिंग अ बैंक लोन, राइट. सो बैंक लोन में हमारा ज्यादा कितना खर्चा आ जाता है? अदर देन इंटरेस्ट रेट, हमारा जो प्रोसेसिंग फीस है जो भी वो बैंक टू बैंक डिफर करती होगी, सो वो अमाउंट होगी. उसके अलावा हमारा बैंक लोन में एज सच और कोई खर्चा नहीं होता है, राइट. बट इन केस ऑफ इक्विटी आपको एडवर्टीजमेंट भी करना है, अगर आपने आईपीओ निकाला है आपको जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको भी आपको फुलफिल करना है, और उसके अलावा आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना है, और अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो फिर वो आईपीओ फिर वापस भी हो जाता है, तो उसमें भी बड़ा लॉस होता है, राइट. सो अगर हम कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड की बात करें तो एज कंपेयर टू अदर सिक्योरिटीज इक्विटी शेयर्स को इशू करना महंगा पड़ता है. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द रियल कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग इज हाई बिकॉज द डिविडेंड टू बी पेड इज आउट ऑफ द पोस्ट टैक्स प्रॉफिट. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रियल कॉस्ट है सर्विसिंग की वो ज्यादा होती है. क्यों? क्योंकि जब हम लोग डिविडेंड पे करते हैं इक्विटी होल्डर्स को तो उसको टैक्स के बाद किया जाता है, राइट. जैसे मैंने कल आप लोगों को समझाया था, फॉर एग्जाम्पल हमारा ईबीआईटी 500 है और हमारा जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है वो है 200, तो अब हमारे पास कितना बचा? 300.
और फिर इसमें हमने टैक्स पे किया सपोज 50%, सो वो जाएगा 150, कितना बचा 150, राइट। सो इस पैसे में से हम इनको जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं इनको हम डिविडेंड देते हैं। तो अगर मैं इस डिवेंचर के पार्ट को बढ़ा देती हूँ, इस इंटरेस्ट पार्ट को बढ़ा देती हूँ, सपोज मैंने 300 कर दिया, तो हमारा कितना बचेगा 200, टैक्स हमारा 50% के अकॉर्डिंग 100, उसके बाद कितना बचेगा हमारा रिमेनिंग 100, राइट। सो आप देखिए कि अगर हमने डिवेंचर्स को बढ़ा दिया तो उससे हमारा जो टैक्स है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, राइट। सो ये जो बेनिफिट है, ये बेनिफिट हमें इक्विटी के केस में अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्विटी को पैसा टैक्स लगने के बाद मिलता है, तो आप उनको कितना भी आप डिविडेंड देंगे आपको उसका कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, जैसा कि आपको डिवेंचर्स के केस में मिल रहा है, राइट। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। राइट। So that is why we say the real cost of servicing is high because the dividend to be paid is out of post tax profit, right? क्योंकि जो डिविडेंड दिया जाता है वो पोस्ट टैक्स प्रॉफिट में से दिया जाता है। सो दैट इज वाई हम कितना भी डिविडेंड पे करेंगे उसका हमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, एज इन केस ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ओके, पॉइंट नंबर 3 को मैं अभी एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, पॉइंट नंबर 3 को समझने के लिए पहले आपको एक कंपैरिजन समझना पड़ेगा। ये हमारा है ईबीआईटी, सो हम यहाँ पर दो कंडीशंस लेंगे। ये है हमारा इक्विटी, सॉरी, ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 500, फिर इसमें से हम लोग इंटरेस्ट को माइनस करते हैं। इंटरेस्ट किसका? बैंक लोन का, डिवेंचर्स का, राइट, कोई भी हमारी जो बोरोइंग्स हैं। फिर ये माइनस करने के बाद हमारा जो बैलेंस बचता है वो ईबीटी बचता है, उसमें से फिर हम माइनस करते हैं क्या? टैक्स माइनस करते हैं। सपोज हमारा टैक्स का परसेंटेज है 50%, फिर उसके बाद उसको माइनस करने के बाद हमारे पास जो बैलेंस बचता है उसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट, राइट। सो अगर मेरा इंटरेस्ट 200 रुपए है, मतलब मेरे जो भी डिबेंचर्स हैं उस पे मेरा ब्याज अगर 200 रुपए जा रहा है, तो मेरा ईबीटी होगा 300 और टैक्स होगा मेरा 150, राइट, और मेरा नेट प्रॉफिट आएगा 150। क्लियर? दूसरे केस में अगर मैं इसको बढ़ा देती हूँ, सपोज अगर मैंने अपने डेट्स को बढ़ा दिया तो फिर उनका ब्याज भी बढ़ जाएगा। तो सपोज ब्याज हो गया 300 रुपए, तो ईबीटी कितना बचा 200, टैक्स 50% पे लगेगा तो 200 का 50% 100, सो प्रॉफिट कितना बचा 100। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जब हमारा डेट का जो इंटरेस्ट है वो 200 था, तो उस पॉइंट पे हमारा टैक्स कितना था 150, राइट। इंटरेस्ट 200 था तो टैक्स था 150, और जब हमने इस इंटरेस्ट की अमाउंट को बढ़ा दिया तो हमारा टैक्स कितना हुआ 100। सो हमने ये देखा कि अगर हम डिबेंचर इंटरेस्ट को या डिबेंचर को हम बढ़ा रहे हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है? हमारा टैक्स कम हो जा रहा है। सो इतनी बात क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिए कि यहां तक क्लियर है, फिर मैं इसको इक्विटी से कनेक्ट करती हूँ। ठीक है, सो देखिए, अब ये तो हो गई डिबेंचर की बात, राइट, डेट इंटरेस्ट की बात। अब यहीं पे अगर हम देखें, अब हम जो पेमेंट करेंगे ना इक्विटी को, वो इसमें से करेंगे। अब चाहे ये अमाउंट हम उनको 100 दें, राइट,
या हम उनको 50 दे, कुछ भी अमाउंट हम उनको पे करें, तो हमें उसका टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, राइट? सो आई होप अभी ये पॉइंट क्लियर है। सो द रियल कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग इज हाई। तो अगर हम देखें कि भले ही हम डिवेंचर को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लेकिन इसको इंटरेस्ट पे करने से हमें टैक्स में भी बेनिफिट हो रहा है। सो जो कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग है, अगर हम उसकी नेट कॉस्ट देखें, तो अगर सपोज मेरा जो डिवेंचर है वो मैंने 200 से 300 अगर मेरा ब्याज हो गया, तो 50 रुपए मेरा टैक्स भी तो कम हुआ ना। मतलब अगर मेरा 100 रुपीज का मेरा ब्याज बढ़ गया, तो मेरा 50 रुपीज का जो टैक्स है वो भी कम हुआ। सो नेट इफेक्ट क्या आया? नेट इफेक्ट आया 50। क्लियर? सो अगर हम देखें जो कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग है डिबेंचर की, वो कम रहती है। देखने में तो लग रहा है कि हमारा 100 रुपये ब्याज बढ़ा, बट इस 100 रुपए के ब्याज बढ़ने से 50 का टैक्स भी तो कम हुआ। सो अल्टीमेटली हमें जो बर्डन पड़ा वो 50 का पड़ा, नॉट 100। बट इन केस ऑफ इक्विटी ऐसा कोई भी एडवांटेज हमें नहीं मिलता है। सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द इक्विटी, एंड ऑल्सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ डिबेंचर और डेट्स। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इंक्रीज द इक्विटी कैपिटल causes dilute ownership, thereby loosening the control on the management। एक और जो डिसएडवांटेज होता है हमारा इक्विटी का, वो ये भी होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अब ज्यादा इक्विटी शेयर्स अगर इशू करेंगे तो फिर ज्यादा ओनर्स बन जाएंगे, ज्यादा लोगों के पास वोटिंग राइट चले जाएगा। तो जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, अगर वो चाहे कि हम लोगों को, वो अगर अपने हिसाब से डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि इक्विटी वालों के पास क्या है? वोटिंग राइट है। आप उनका वोटिंग राइट उनसे छीन नहीं सकते। सो जितना ज्यादा आप इक्विटी कैपिटल इशू करेंगे मार्केट में, उतने ही नंबर ऑफ ओनर्स बढ़ेंगे, उतना ही आपकी जो ओनरशिप है, मतलब जो एक्चुअल जो ओनर है उस कंपनी का, जो कंट्रोल है उस कंपनी का, वो फिर क्या हो जाएगा? वो डाइल्यूट हो जाएगा। क्लियर? सो ज्यादा इक्विटी से क्या हुआ कि जो ओनरशिप है वो ज्यादा लोगों के हाथों में चली जाएगी, और फिर डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगा। मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है वो लूज हो जाएगा, राइट? सो कंफर्म कर दीजिए कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर है, और ये ड्रॉबैक वाला जो पॉइंट है उसमें आपको कोई डाउट्स नहीं है। अगर है तो प्लीज पूछ लीजिए। देखिए, शेयर्स डिबेंचर्स के बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि पूरा जो सब्जेक्ट है वो घुमा फिरा के इन्हीं चीजों के ऊपर बेस्ड है। चलिए आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने कल कर लिए थे। व्हाट मेक्स क्लीन फाइनेंस रिलेटिवली कॉस्टली? क्लीन फाइनेंस को महंगा क्या बनाता है? ऑप्शन नंबर ए, लैक ऑफ रेगुलेटरी ओवरसाइट। ऑप्शन नंबर बी, लोअर इंटरेस्ट रेट्स। ऑप्शन नंबर सी, हायर रिस्क फॉर लेंडर्स। ऑप्शन नंबर डी, एब्सेंस ऑफ डिविडेंड पेमेंट्स। सो क्लीन फाइनेंस क्या था? क्लीन फाइनेंस हम लोग कहते हैं जिनके बैकअप में कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, राइट? सो दोज आर कंसीडर्ड एज क्लीन फाइनेंस। सो क्लीन फाइनेंस हमें महंगे क्यों पड़ते हैं? सो फॉलोइंग ऑप्शंस में से क्या इसका आंसर है? यस ममता मैम, 11th का सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। सो ड्यू टू दी हायर रिस्क फॉर लेंडर्स, जो क्लीन फाइनेंस है वो महंगे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बैकअप में कोई सिक्योरिटी नहीं होता, तो वो रिस्की ज्यादा होते हैं। और जैसे ही कोई भी लेंडर अगर रिस्क लेता है, वो अगर वो रिस्क ज्यादा लेता है, तो वो रिटर्न्स भी ज्यादा एक्सपेक्ट करता है, या आप कह लीजिए हायर रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, और उस वजह से हमारा जो फंड है वो क्या हो जाता है? कॉस्टली हो जाता है, राइट? यस ज्योति मैम, सी इज द राइट आंसर।
12th क्वेश्चन देखिए, इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड क्लीन फाइनेंस बिकॉज ऑप्शन ए, it is secured against assets. Option B, it involves minimal documentation. Option C, it is regulated by government. Option D, it does not involve repayment obligation. Yes, Jyoti ma'am, right answer. Question number 12 का right answer है option number D. That is, it does not involve repayment obligation. Yes, Mamta ma'am, right answer. चलिए 13th question देखिए. What is the primary feature of equity shares? Option A, each unit has a different value. Option B, they do not offer voting right. Option C, they represent ownership in the company. Option number D, they have fixed interest payment. So बताइए 13th का right answer क्या होगा? What is the primary feature of equity shares? थर्टींथ का सी, ममता मैम, राइट आंसर. So option number C is correct. They represent ownership in the company. Right? Yes, Jyoti ma'am, C is the right answer. They represent ownership in the company is the primary feature of equity shares. इक्विटी शेयर्स को जो जिन लोगों के पास इक्विटी शेयर्स होते हैं या जिनको हम इक्विटी शेयर होल्डर्स कहते हैं, उनको ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं. राइट? चलिए 14th देखिए, व्हाट फाइनेंशियल राइट्स डू इक्विटी होल्डर्स टिपिकली possess? सो इक्विटी होल्डर्स के पास क्या फाइनेंशियल राइट्स है? ऑप्शन ए, राइट टू टैक्स बेनिफिट. ऑप्शन बी, राइट टू वोटिंग ओनली. ऑप्शन सी, राइट टू डिविडेंड एंड रिटेनिंग सरप्लस एसेट्स. और ऑप्शन डी, राइट टू प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन लिक्विडेशन. ज्योति मैम, 14 का डी इज नॉट द राइट आंसर. प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है मैम, वो सिर्फ किसको मिलता है? वो प्रेफरेंस शेयर्स को मिलता है. राइट? और उसको क्यों बोलते हैं प्रेफरेंशियल? क्योंकि उसको इक्विटी से पहले मिलता है. सो दैट इज व्हाई it is considered as that preference shareholders enjoys preferential treatment in liquidation. Right? So D is not the right answer. So 14th का right answer होगा option number C, कि इनको एक तो मिलता है डिविडेंड. डिविडेंड का राइट होता है इनके पास. यस ममता मैम, ज्योति मैम, सी इज द राइट आंसर. सो एक तो इनको डिविडेंड मिलता है. दूसरा, अगर सपोज उनके पास सरप्लस एसेट्स है तो वो उनको मिल जाती है. राइट? सो सी इज द राइट आंसर. सो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए. सो देखिए, आप लोग अपनी सीआईबी की प्रेपरेशन कर रहे हैं. अगर आप लोगों को लगता है कि आप इन क्लासेस को और डेप्थ में देखना चाहते हैं, सो आप हमारे जो वीडियो लेसन्स हैं उनको अवेल कर सकते हैं. अगर आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक्स आपको जरूरत है तो उसके लिए आप हमारा जो क्वेश्चन बैंक है उसको अवेल कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि हम लोगों को केस स्टडीज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बुक में उतना प्रैक्टिस के लिए केस स्टडीज नहीं दिया है, सो अगर आपको उसके लिए हमारा जो केस स्टडीज है उसको अवेल कर सकते हैं. ये सारी चीजें आपको मिलेगी हमारे ऐप और हमारी वेबसाइट पे. सो काइंडली गो थ्रू दी ऐप एंड वेबसाइट एंड अवेल दीज बेनिफिट्स एज पर योर रिक्वायरमेंट. जो भी आप लोगों को लगता है कि हमें क्वेश्चन बैंक की रिक्वायरमेंट है या वीडियो लेसन्स की रिक्वायरमेंट है, और ये सारी फैसिलिटीज बहुत ही लो प्राइस और बेस्ट क्वालिटी फॉर्मेट में अवेलेबल है. सो काइंडली गो थ्रू वंस एंड प्रिपेयर फॉर योर CIB एग्जाम. चलिए 15th क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ शेयर्स may not offer voting rights to shareholders. So कौन से टाइप
के शेयर्स होते हैं जो वोटिंग राइट ऑफर नहीं करते हैं शेयर होल्डर्स को? ऑप्शन ए कॉमन शेयर्स, ऑप्शन बी प्रेफर्ड शेयर्स, ऑप्शन सी इक्विटी शेयर्स, ऑप्शन डी डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स। फिफ्टीन का बी राइट आंसर, प्रेफरेंस शेयर्स। राइट, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट शेयर्स है ना, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन इसमें क्या करते हैं, जैसे कुछ शेयर होल्डर्स कहते हैं कि देखिए सर ऐसे कर लेते हैं, आप भले ही हमारा जो वोटिंग राइट है ना उसको थोड़ा कम कर दीजिए, लेकिन हमारा जो डिविडेंड है उसको आप थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो इससे कंपनी को भी फायदा होता है कि थोड़ा जो कंट्रोल है, मतलब एक तरह से इन लोगों का वोटिंग राइट कम हो जाएगा तो कम डिस्टर्ब करेंगे हमारी डिसीजन मेकिंग में, तो कंपनी भी इस तरह के जो शेयर्स है वो दे देती है। राइट, लेकिन होता तो है ना इनमें वोटिंग राइट, ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है। राइट, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 16th क्वेश्चन देखिए, इन अकाउंटिंग टर्म्स व्हाट डज कैपिटल रेफर टू? ऑप्शन ए रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेल्स, ऑप्शन बी money invested in financial market, option C assets minus liabilities, option D profit after tax deductions। सिक्सटीन का बी इज नॉट द राइट आंसर। अगर यहाँ पर लिखा होता है मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर तब भी ये करेक्ट होता, बट फाइनेंशियल मार्केट में हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज कैपिटल, दैट इज इन्वेस्टमेंट। राइट, सो 16th का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्योंकि एक हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। सो अगर हम एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, कैपिटल। सो इन अकाउंटिंग टर्म हमारा ये एक फॉर्मूला होता है, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। राइट, क्लियर है? चलिए, देखिए अगर इन चीजों को आप इस तरह से धीरे धीरे हमारे साथ करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, आप लोग भी थोड़ा फॉर्म में रहेंगे, भले थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन यूज टू हो जाएंगे, तो एग्जाम टाइम में फिर आप लोगों को चीजें एकदम से बर्डन और बल्कि नहीं लगेंगी। राइट, अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा इस तरह से थोड़ा कंसेप्ट पढ़ा, थोड़ा क्वेश्चंस कर लिया, तो चीजें मैनेजेबल हो जाएंगी एट द टाइम ऑफ द एग्जाम। राइट, चलिए, सो क्लास को लाइक और डिसलाइक कर दीजिएगा एज पर योर, जो भी आपको लगा है क्लास देख के। क्लास को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है दिस क्लास इज बेनिफिशियल फॉर यू एंड अदर्स एज वेल। सो आप काइंडली शेयर दिस वीडियो विद योर सोशल ग्रुप्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट कि जो हमारी अभी लाइव यूट्यूब क्लासेस चल रही हैं मॉर्निंग और इवनिंग सेशंस में, सो आप लोग इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें।
सो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, उसमें आपको सब शेड्यूल आपको एक दिन पहले ही मिल जाएगा, राइट? सो थैंक यू सो मच एंड वी विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट क्लास.